नमस्कार, मैं रजनीश स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार यूनिक पर्सनालिटी के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप एम राजू सर हैं, जो पिछले 18 सालों से बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है कि एक आदमी शिक्षा का दान कर रहा है। तो चलिए हम जानते हैं, उनसे जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। धन्यवाद रजनीश साहब, धन्यवाद। सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे की सर, और आपको कैसे इस बात की प्रेरणा मिली कि आप बच्चों को पढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं यूनिक 24 छत्तीसगढ़ के सभी देखने वाले दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही मैं रजनीश साहब आपको बताना चाहता हूं कि जो थोड़ा सा आपको भी मैं सुधार करना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं 18 नहीं पिछले 25 वर्षों से इसकी शुरुआत किया और क्लास हमारे चल रहे हैं बिल्कुल युवा के नाम से। जी। दरअसल रजनीश साहब, इसमें ऐसा है कि मेरे ये जो इसका कोचिंग का शुरू करने का मकसद था या बच्चों को पढ़ाने का मकसद था जी, ये बेसिकली ऐसा था कि मुझे, चूंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जब बेरोजगार था, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तब मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। क्योंकि क्या था, उस समय भी आज जैसे जो भी कोचिंग हैं कमर्शियल हैं, व्यावसायिक हैं, उनको फीस से मतलब फीस भी इतनी रहती है सर कि आम आदमी कई बार बेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे था कि मैं उस समय फीस उसका वहन नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं कोचिंग नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैं अपने कुछ साथियों के साथ खुद से बैठ के, हम लोग आपस में मिलजुल के बैठ के पढ़ते थे, एक दूसरे के डाउट क्लियर करते थे। तो मन में उस समय एक बात आई कि अगर कभी मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया कि अगर मैं सफल हुआ जीवन में और मेरे पास अगर साधन सुविधा उपलब्ध हुए, तो मैं ऐसे बच्चों को जो प्रतिभा संपन्न तो है लेकिन साधन नहीं है, उनके पास मेरे जैसी हालत है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं जो है उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं की मुफ्त में कोचिंग दूंगा और उनको पढ़ाऊंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने खुद फेस किया, सफल हुआ, तो मुझे जो रजनीश साहब आपको भी बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आज आप पत्रकारिता वाले फील्ड में हैं जी, अगर कोई भी आपसे कुछ इस संबंध में आपको लगता होगा, किसी को भी कोई नौसिखिया है, जानना चाहता है, हाँ, या इच्छुक है, तो आपको लगता होगा मन में, अरे मैं बता देता हूँ, है ना, उसको बिल्कुल। कुछ पत्रकारिता गुरु सिखा देता हूँ। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरे मन में भी आया कि मैं भी जो है उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को, कि बहुत कम मेहनत से किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, उसकी जादुई ट्रिक मैं समझा दूं उनको। बहुत बढ़िया है ना, ये इस चीज़ के लिए मैंने शुरुआत किया। जी जी जी। चलिए, ये बहुत अच्छा शुरुआत किया आपने, हमें जानकर भी अच्छा लगा। मैं सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। ये तो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपने निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं सर, कैसे रहते हैं? जी जी जी। देखिए, उसके लिए मैं वही बोला ना कि मैं आज ये कर पा रहा हूँ उसी लिए, क्योंकि मैंने पहले जो प्रण लिया था कि अगर मैं सफल हुआ और मेरे पास वैसी सुविधा उपलब्ध हुई तो मैं करूँगा। तो इसीलिए ईश्वर ने शायद इसी मंशा से हो सकता है कि मुझे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो होता है एसएससी, उसके थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ और यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ हुआ। और मैं उस समय सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट होता था, तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर के पद पर मैं चयनित हुआ था। अभी वो विभाग 2017 के बाद से जीएसटी विभाग के नाम से जाना है, तो मैं अब सेंट्रल जीएसटी विभाग में अब सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदस्थ हूँ। आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं सर, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उस सब के बावजूद आप समय निकाल करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी जी। ये कैसे कर पाते हैं सर? ये देखिए रजनीश साहब, मैं बताया कि आपको पहले से ही कि ये एक पैशन है मेरे अंदर कि मैं, चूँकि यहाँ जब छत्तीसगढ़ में पहली बार, आज से 31 साल पहले, लगभग 1994 में जब पहली बार मैं रायपुर आया था, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मैंने देखा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैंने देखा केंद्रीय विभागों में, बैंकों में, रेलवे में, उनका जो छत्तीसगढ़ की बच्चों की भागीदारी, जो यहाँ की युवाओं की भागीदारी नगण्य है, ना के बराबर है। तब मैंने इसको ठाना कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर उचित मार्गदर्शन का अभाव है। लोग यहाँ पर जो स्टेट लेवल के जो पीएससी है या व्यापम, उस समय मध्य प्रदेश पीएससी या व्यापम के एग्जाम बस वही देते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो हमको नौकरी दे रही है पीएससी या व्यापम की नौकरी है,
ये साल में हो सकता है कुल मिलाकर 1000 पद हो सकते हैं। और अगर हम केंद्रीय की सरकारी की जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर, तमाम अलग अलग ईपीएफओ डिपार्टमेंट, ईपीएफ डिपार्टमेंट, अलग अलग केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम है, उसमें हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि साल के कम से कम 20,000 से ऊपर पद या उससे ज़्यादा ही पद हैं। तो मैं सोचता था कि जब इतने पद हैं और हमारे पास, तो हम 1000 पद के लिए कॉम्पीट करें, बेहतर है कि हम 20,000 पद के लिए कॉम्पीट करें। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने जो है बच्चों को यहाँ कैरियर गाइडेंस शुरू किया, बताना शुरू किया कि भाई हम किस तरह से पढ़ें, कौन कौन से और एग्ज़ाम हैं, क्या क्या दिया जा सकता है। तो इस तरह से वो बस मुहिम जो शुरू किया पिछले 25 सालों से, आज मैंने जो युवा के नाम से कोचिंग तो कर ही रहा हूँ, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के लगभग हर इलाके, हर सुदूर बस्तर से लेकर सरगुजा तक, हर जगह जहाँ भी महाविद्यालय में, जहाँ भी मौका मिलता है, कोई संस्था में। पिछले दिनों मैं कान्हा के पास बैहर में गया था, वहाँ गोंड आदिवासियों के पास, वहाँ पर भी करियर काउंसलिंग से सेमिनार किया, लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से आसानी से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपकी एकेडमी है, ये है कहाँ पर, इसका नाम क्या है, और इसमें अभी कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, और उनका आप सर चयन कैसे करते हैं? जी, देखिए रजनीश साहब, ये मेरा संस्था का नाम है युवा, और ये रायपुर में सिविल लाइन स्थित माननीय मुख्यमंत्री निवास के समीप ही है, यानी रायपुर के सेंट्रल लोकेशन में है। उसका मकसद भी ये है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास रायपुर से जो है, जो भी बच्चे जितने पढ़ते हैं उसमें 10% रायपुर के होते हैं। अच्छा। बाकी 90% सुदूर इलाकों के बच्चे जो गांव से, कोरबा से, मनिंद्रगढ़ से, विश्रामपुर, कांकेर से, कोंडा गांव से, बलौदा बाजार, अलग अलग इलाके के लोग बच्चे जो है गांव से, जहां की कोई भी मार्गदर्शन को उपलब्ध नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख के या किसी तरह से, इस तरह से मौखिक प्रचार, क्योंकि आज तक हमने कहीं भी, चूँकि आपको पता है कि पिछले 25 सालों में जो हमने 22-23 साल कोई फीस ही नहीं था, 23 साल तक कोई फीस नहीं था, तो बगैर फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हमारे पास कोई प्रचार के लिए कोई ऐसा हम अखबार तो में छपवाया, उस समय में सर प्रचार प्रसार तो सही कह रहे हैं आप, किसी भी संस्थान के लिए प्रचार प्रसार एक बड़ा मुद्दा होता है। जी। तो जब आप फ्री में इन स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे थे, जी, उस समय आप कहाँ पर इनको पढ़ाया करते थे, क्या इनको सुविधाएं देते थे? तो और आज जब आप इस स्थिति में हैं, तो अभी इन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या आप इनसे लेते हैं? जी रजनीश साहब, असल में क्या है, पहले जब मैंने इसको शुरुआत किया था, मुझे जो सरकारी क्वार्टर मिला था, उसके ड्राइंग रूम से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा। ड्राइंग रूम में ही बच्चे आते थे, बैठते थे, पढ़ते थे। मैंने ड्राइंग रूम में सोफा, बेड, सब जो भी होते, कुर्सियाँ, सबको हटा के डाइनिंग टेबल, जैसे हम पुराने समय में एक शिक्षक के पास ट्यूशन बस सेम वही चीज़ था, है ना। आज भी टिकरापारा में जो हमारा कस्टम कॉलोनी है, उसी के घर में हम ड्राइंग रूम में इसको स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे चलता रहा। एक बार किसी अखबार ने, किसी पत्रकार को पता चला, तो उसने लिखा कि भाई शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं। इसको देख के बंगाली कालीबाड़ी स्कूल है, उसमें मुझे एक रूम दिया गया। अच्छा। लेकिन उसमें होता क्या था कि स्कूल का रूम था, तो क्लास वहाँ 11 बजे, 10 से लगभग 5 बजे तक क्लास होता था वहाँ पर। उसके बाद जो शाम का समय था 6 से 8 बजे तक का, वो हमें दिया जाता था। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल खत्म हो दिया जाता था। तो होता क्या था कि अब स्कूल में जो है, वहाँ पर हम लाइब्रेरी नहीं रख सकते थे। बच्चे, अच्छा, सब परीक्षाएं बहुत सारी हैं, जैसे मैंने नाम लिया, रेलवे की, एसएससी की, व्यापम की, बैंकिंग की, पीएससी की, और हर परीक्षा का तरीका, चयन करने का तरीका अलग अलग है। सही है। लेकिन हमको पढ़ाने का समय 2 ही घंटा है। उसी 2 घंटे में सब, तो लोग सब आके पढ़ते थे। तो कई बार बच्चों ने इस बात की मुझे शिकायत की कि सर, जो यहाँ पर कोई पीएससी का पढ़ रहा है, कोई बैंकिंग का पढ़ रहा है, और सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं हो रहा है। और उसके अलावा क्या है, बच्चे चाहते थे कि लाइब्रेरी की सुविधा भी हो, कि ताकि हम बैठ के पढ़ सकें, किताबें भी मौजूद हों। लेकिन चूंकि क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में संभव नहीं था, तो अंततोगत्वा हमने एक किराए पर, एक सिविल लाइंस में जो अभी हमारा चल रहा है, वहाँ पर हमने एक किराए का लिया है, एक हॉल, जहाँ पर कि हम युवा का क्लास चलाते हैं। वहाँ पर वो क्लास, आपको मैं बताऊं रजनीश साहब, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय भी जब हमने किराए पर लिया, उस समय भी इसको फ्री में ही रखा। वहाँ पर हमने एसी की सुविधा दी, स्मार्ट बोर्ड वहाँ पर जो लगा हुआ है, लाखों का खर्च करके स्मार्ट बोर्ड लगाए हमने। उसके अलावा वहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, बच्चों को शुद्ध पानी के लिए, आरओ वाटर, ऐसा कहा जाए कि सारा चीज़ है। जी, एक
बड़े कोचिंग संस्थान में जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी आप उपलब्ध जी करा रहे उससे कहीं अधिक है। बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। लेकिन क्या काफी हुआ, जी अच्छा आपने बताया, काफी कुछ कर रहे हैं आप इन जी, बच्चों जी। के लिए, और इसके लिए आप सर उनसे क्या चार्ज करते हैं? वही रजनीश साहब मैं बताना चाह रहा था कि दरअसल क्या हुआ, इतना करने के बावजूद भी मैंने एक चीज़, मैं या मेरे साथ मैंने जिन शिक्षकों को जो मेरे साथ जुड़े बाद में कालांतर में, उन्होंने एक चीज़ की मुझे शिकायत की, मुझे भी ये एहसास हुआ कि बच्चे जो है फ्री में पढ़ने के कारण उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने कैरियर के प्रति वो गंभीर नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति गंभीर नहीं है, वो उसके प्रति उसका समझ नहीं रहे कि समय का कीमत कितना है। उनको लग रहा हम फ्री में हैं, आज आए कल नहीं भी आए तो क्या नुकसान है हमारा, वो तो कहते हैं ना सर, फ्री में मिली हुई चीज का मूल्य नहीं है। तो वो लगभग वही स्थिति हो रही थी। जी। इतने सुविधा देने के बाद भी नहीं हुआ। तब अल्टीमेटली बच्चों के अंदर वो गंभीरता लाए, सीरियस हो पढ़ाई के प्रति। क्योंकि क्या होता है सबकी एज लिमिट इसका फिक्स है। आप बाद में कोई प्राइवेट जॉब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सबके लिए एक एज फिक्स है। और हर साल आप एक साल अगर पिछड़ गए लाइफ में तो पता चला कि 10 लाख लोग और कंपटीटर आपके साथ जुड़ जाएंगे, बिल्कुल नए कंपटीटर जुड़ेंगे, है ना? इतना बड़ा हमारा देश है, 100 करोड़ की आबादी है। जी। और आपको मालूम है सब, हर साल हमारे देश में एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है ना? तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। तो बच्चों को मैंने इसी चीज़ के लिए कि ताकि बच्चों को लगे। और दूसरी चीज़ ये भी था रजनीश साहब कि हमारे पास बच्चों में गंभीरता है वो तो था ही साथ हमारे ऊपर क्या था, जो खर्च था ये किराया लेने के कारण, स्मार्ट बोर्ड के कारण और एसी की व्यवस्था के कारण, क्योंकि हमारा वहाँ कमर्शियल मीटर है, सब बिजली का कमर्शियल मीटर है कोचिंग होने के कारण। सरकार से तो आपको बिजली फ्री में मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी सब, है ना? कोई सरकारी कोई अनुदान नहीं, कोई फंड नहीं। तो लगभग हमारा जो है प्रति महीना का खर्च लाख रुपया है सब। तो बच्चों को हम जो है अब उनको लगा कि हमको नहीं, तो इस तरह से नहीं है, बच्चों में भी सीरियसनेस आए और थोड़ा कम से मेंटेनेंस का भी कुछ पार्ट, क्योंकि कुछ सहयोग हो जाए। इसलिए हमने जहाँ पर लाखों रुपया फीस है और तमाम कोचिंग में, हमारे यहाँ पर वो संख्या वो जो है 1,000 रुपया या 1,500 रुपया महीना बस मैक्सिमम में, महज 1,500, महज 1,000। और उसके बाद भी ये नहीं कि सिर्फ हम फीस ले रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि इसमें ऐसे कई बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, जिनके माँ पिताजी नहीं हैं या गरीब हैं, किसान हैं, पिता नहीं है, माँ नहीं है, ऐसे बच्चों को तो आज भी इतना होने के 1,500 रुपये जब फीस ले रहे हैं उसमें भी हम उनको भी फ्री पढ़ा रहे हैं। आज भी हमारे पास कई बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ रहे हैं। जी। मेरा मतलब पूछने का आपसे मकसद ही यही था कि अगर कोई सचमुच अक्षम हो फीस देने में तो क्या वो नहीं, उसको तो पूरा फ्री है, आज भी फ्री है। आज भी हमारे पास ये फीस ले रहे हैं, लेकिन उस भी एक तरह से आप ये मतलब फीस नहीं ले रहे हैं सर, आपने स्वेच्छा अनुदान दिया, बस एक प्रकार के, है ना? अगर कोई सक्षम है तो दे और सक्षम ना है तो मत दे। हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। रजनीश जी, एक विडंबना मैं आपको बताऊं कि दरअसल क्या होता है कि हमारे समाज में या हमारे देश में आज भी धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति या किसी चीज के लिए, धार्मिक इसके लिए आदमी कोई ना कोई चंदा अनुदान किसी तरह देता है। अंधभक्तों की कमी नहीं है। नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं उन्हें, उसके चाहे कोई भी हर धर्म में हो, है ना? धर्म के नाम से तो लोग ये करते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम से कोई इस तरह चला रहे, इस तरह का सहयोग मुझे नहीं मिल पा रहा है। बहुत सही बात कही आपने। इसीलिए धर्म के नाम पर अंधभक्ति करके हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं, इतना दान कर देते हैं, तो क्यों ना शिक्षा के लिए थोड़ा दान करें। जी उस तरह से सही है सर। आज सभी को पता है कि मैं फ्री में क्लास ले रहा हूँ, है ना? और आज तक आपको पता है सब, इतने दिनों में अभी भी जो मैं आपको बता रहा था कि जो हम खर्च है लाखों में। और सच बताओ रजनीश साहब, आप कभी भी हमारे क्लासरूम के बोर्ड के बाहर ही हमने जो आय व्यय का हिसाब भी अब लगाना शुरू कर दिया जब से कोचिंग में हमने फीस लिया, और हमने फ्री कोचिंग को बदल के नॉन प्रॉफिट रखा है। तो नॉन प्रॉफिट कोचिंग में हमने बाहर में पहला सबसे काम यही किया है कि कोई भी घुसते साथ सबसे पहले वही उसको दिखाई देगा कोचिंग में कि इनका आय व्यय क्या है। तो आज भी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर लाख रुपये हमारा खर्च है तो लगभग ये जो बच्चों से और सबसे किसी तरह से मुश्किल से 40 से 50,000 रुपये के आज हमको मिल पाता है। और लगभग 50,000 की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। और 50,000 रुपये लगभग वो जो चीज़ है मुझे या मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे जो आज सफल हैं उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। जी वही मैं कह रहा था कि सूरज की रोशनी को तो कोई रोक नहीं सकता। जी और आप इतने ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके रास्ते में और कोई रोड़ा आएगा सर। नहीं वही कहते हैं ना कि मतलब अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। बिल्कुल यही हो रहा है। नहीं, मैं यही चीज जो आज दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हों, जो भी पढ़ाई करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सोचिए मैंने इन 25 सालों में समय जो है, जो इन बच्चों के पीछे जो मैंने लगाया है समय, जो
खर्च किया है बच्चों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, बिल्कुल। क्या वो समय मुझे वापस मिलेगा सर? और बिल्कुल सबसे सर, बड़ी बात गया है हुआ समय किसी को वापस और सबसे नहीं बड़ी बात है वो समय जो है किसका मैंने लिया सर? मैंने बिल्कुल। अपने माँ पिता का समय लिया जो उनकी बिल्कुल सेवा सर, करने वो समय। आपके परिवार का रिजर्व समय था। मैंने अपने पत्नी का समय लिया, मैंने अपने बच्ची का समय लिया बिल्कुल। जो मुझे वो देना चाहिए था। बिल्कुल। आज कई बार मुझे इस बात के लिए घर में, परिवार में, दोस्तों से ताना मिलता है, अरे तुमको क्या परिवार से मतलब है, तुम तो सारा तुम्हारी जिंदगी युवा ही है। तो मैं ऐसे में वही बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जब लोग ये सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ तो फीस लिया जा रहा है, तो ये जो है बहुत ही नहीं, मैं आपके गलत जुनून सोच है। को मैं सैल्यूट समझता हूँ। करता हूँ सर। जी, ये thank you, जो thank you, समय sir। था आपका, ये जी। आपके परिवार का रिजर्व समय था। जी, वो जी। कहते हैं ना कि आप पैसा दे रहे हैं किसी को तो कुछ नहीं दे रहे हैं। जी, जी। लेकिन अगर आप किसी को अपना समय दे रहे हैं तो जी। समझ लीजिए आप अपना सब कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने अपना जी। समय दे करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर। जी जी जी। आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि आपके जैसे और कुछ लोग इस देश में हों जी जी। तो हमारे यहाँ पर कम से कम कोचिंग जैसी चीज़ के लिए तो किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मार्गदर्शन हो तो आदमी जी। कुछ भी कर सकता है। जी जी। और अभी की जो स्थिति है हमारी शिक्षा की, इसमें कोचिंग का अहम भूमिका है सर। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जी। मिल करके। जी। ऐसे ही आप उत्तरोत्तर तरक्की करें और लोगों को पढ़ाएं, जी, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रजनीश जी, और धन्यवाद यूनिक 24 छत्तीसगढ़ मीडिया। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के